नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारत के संघीय ढांचे के एक बहुत अहम पहलू पर बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य के रिश्ते। और इसी सिलसिले में हम सरकारिया आयोग को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस आयोग की खास बातें और आज के समय में इसकी अहमियत बताते हैं। नमस्कार। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सरकारी आयोग आखिर बना क्यों था, इसकी सबसे ज़रूरी सिफारिशें कौन सी थीं, और आज जब हम केंद्र राज्यों में अक्सर तनाव की खबरें सुनते हैं तो ये आयोग कितना प्रासंगिक है। और देखिए, हाल में एक चीज़ भी हुई है। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो ये मुद्दा फिर से सामने आ गया है। और साथ ही जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है, राज्यपाल की भूमिका क्या है, ये सब तो खैर चलता ही रहता है। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। बिल्कुल। सरकारिया आयोग जो 1983 में बना था और जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी, वो केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन में एक मील का पत्थर माना जाता है, सही मायने में। जस्टिस आर.एस. सरकारिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो इसके अध्यक्ष थे, और बी. शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन इसके सदस्य थे। तो इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? देखिए, इसका जो बुनियादी लक्ष्य था वो था भारत के संघीय ढांचे को, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना। ये देखना कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका बंटवारा ठीक से हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। अच्छा। इसमें कई पेचीदा मुद्दे थे, जैसे राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाना, और वित्तीय संबंध कैसे हों, इन सब की समीक्षा करना इसके दायरे में था। आयोग ने, जैसा आपने कहा, काफी काम किया और कुल 247 सिफारिशें दी। काम था। इनमें से कुछ सबसे खास सिफारिशें कौन सी थीं जिनकी चर्चा आज भी होती है? हाँ, बिल्कुल। कुछ सिफारिशें तो बहुत ही बुनियादी और अहम हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति को ही ले लीजिए। आयोग ने कहा कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। वो किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और ये जरूरी है कि हाल के सालों में सक्रिय राजनीति में ना रहा हो। और सबसे अहम बात शायद ये थी कि नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी ढंग से, मतलब सही मायनों में, सलाह मशवरा करना चाहिए। ये प्रभावी शब्द महत्वपूर्ण है। अच्छा, राज्यपाल के अलावा एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। इस पर आयोग ने क्या कहा? हाँ, ये बहुत ही विवादास्पद रहा है। इस पर आयोग का रुख एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी होना चाहिए जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो, मतलब बिल्कुल अंतिम हथियार के तौर पर। अंतिम हथियार? हाँ, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सचमुच ठप हो गई हो। और साथ ही एक और बात कही कि जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उस पर कोई भी कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से गंभीरता से, मतलब ठीक-ठाक विचार विमर्श करना चाहिए। ये सिफारिशें तो सुनने में बहुत वाजिब लगती हैं, लेकिन फिर भी इतने साल गुजर गए, आज भी हम केंद्र और राज्यों के बीच तनाव देखते हैं। तो इन सिफारिशों का असर क्या हुआ? आज क्या मायने हैं इनके? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही असल चुनौती है। देखिए, आज भी राज्यपाल के फैसलों पर अक्सर सवाल उठते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई जब राज्यों में जांच करने जाती हैं तो उसकी अनुमति को लेकर मुद्दा बन जाता है। केंद्र की जो योजनाएं होती हैं उन्हें लागू करने पर या फिर पैसों के बंटवारे पर भी खींचतान बनी रहती है। यहीं पर सरकारी आयोग की सिफारिशें, खासकर राज्यपाल की निष्पक्षता और अनुच्छेद 356 के सीमित इस्तेमाल पर जो उन्होंने कहा था, वो आज भी एक तरह से गाइड कर सकती हैं, दिशा दिखा सकती हैं। और असल में मुद्दे इतने उलझे हुए हैं कि 2007 में फिर पुंछी आयोग भी बनाया गया था, ताकि सरकारी आयोग के बाद जो हालात बदले हैं उनमें इन रिश्तों को फिर से परखा जा सके। एक तरफ तो ये तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी परिषद जैसे कुछ नए इंतजाम भी हुए हैं। क्या इसे हम सहकारी संघवाद, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतर उदाहरण मान सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। जीएसटी परिषद को अक्सर इसी तरह देखा जाता है, सहकारी संघवाद के एक मॉडल के तौर पर, क्योंकि सिद्धांत में तो यही है कि ये एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और सारे राज्य मिलकर टैक्स से जुड़े अहम फैसले लेते हैं। हाँ। लेकिन व्यवहार में इस पर भी बहस होती है। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या वाकई फैसलों में राज्यों की आवाज को उतना वजन मिलता है जितना मिलना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो मतलब ये भी पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें,
इन स्रोतों से क्या मुख्य बात निकल के आती है? हमने देखा कि सरकारी आयोग ने इतने साल पहले ठोस सुझाव दिए थे, पर कई अहम मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यही दिखाता है कि सिर्फ अच्छी सिफारिशें बना देना ही काफ़ी नहीं होता। उन्हें लागू करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, और वो जो संघीय भावना है, फेडरल स्पिरिट, उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। सही। सरकारी आयोग के जो सिद्धांत थे, खासकर राज्यपाल की निष्पक्षता, अनुच्छेद 356 का संयम से इस्तेमाल और राज्यों से सलाह मशवरा, वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने तब थे। ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए एक संतुलित संघीय ढांचा कितना नाजुक भी है और कितना ज़रूरी भी। और जाते जाते एक विचार छूट जाते हैं सबके लिए। जिस तरह पहले सरकारी आयोग बना, फिर पुंछी आयोग आया, और अब तमिलनाडु ने अपनी समिति बनाई है, क्या ये सिर्फ समय समय पर समीक्षा करने और रिपोर्ट तैयार करने का एक चक्र है जो चलता रहता है, या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में शायद किसी ऐसे बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है जिसकी बात ये आयोग सीधे तौर पर भले ही ना करते हों, पर ये सारे घटनाक्रम उसी ज़रूरत की तरफ संकेत दे रहे हैं? सोचने वाली बात है।